अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और पाकिस्तान की रेटिंग्स तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। और इस वक्त खदशा यही है कि बुलंद तरीन और बदतरीन का यह सिलसिला अब भी जारी रहेगा, क्योंकि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा अब भी नहीं हुआ है और एक के बाद एक डिमांड पूरी की जा रही है। आज भी IMF की डिमांड पूरी करते हुए डॉलर इंटरबैंक में एक ही दिन में 19 रुपए बढ़कर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 285 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में 290 को क्रॉस कर गया है। और आज ही IMF की एक और डिमांड पूरी करते हुए स्टेट बैंक ने शरह सूद में एक साथ 3% का इजाफा करके उसे तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर पहुंचा दिया है। और अक्टूबर 1996 के बाद पाकिस्तान में 20% की शरह सूद हुई है, मगर इस इकदाम ने भी गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म नहीं किया है, क्योंकि स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक फरवरी में महंगाई जो तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 31.5% पर पहुंच गई है, उसमें आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा। और अब से एक माह बाद 4 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक और इजलास भी होगा, यानी शरह सूद में मजीद इजाफे की तलवार अब भी मार्केट्स पर लटकी रहेगी। और जाहिर है इससे मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी, क्योंकि स्टेट बैंक ने शरह सूद आज बढ़ाकर 20% की है, मगर कमर्शियल बैंक्स ने 22 फरवरी को होने वाले टी बिल्स ऑक्शन में हुकूमत को 258 अरब रुपए तकरीबन 20% की शरह सूद पर दिए थे। और डिस्काउंट रेट 17% पर होने के बावजूद कराची इंटरबैंक ऑफर रेट पहले ही 20% पर पहुंच चुका था। आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में खुद स्टेट बैंक आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफे और 4 अप्रैल को एक और मॉनेटरी पॉलिसी इजलास का बता रहा है। और हुकूमत के अब से 6 दिन बाद यानी 8 मार्च को 1785 अरब रुपए के टी बिल्स मेच्योर हो रहे हैं, यानी हुकूमत को तकरीबन 1800 अरब रुपए मार्केट से कर्ज लेना है। इसलिए देखना होगा कि मार्केट किस रेट पर ऑफर करती है, कितना एडजस्ट करती है। आज स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक फिस्कल एडजस्टमेंट और रुपए की कदर गिरने से आने वाले दिनों में महंगाई की तवक्कात मजीद बढ़ गई हैं। आने वाले 5 माह में महंगाई में मजीद इजाफा होगा और औसत महंगाई 21 से 23% के टारगेट के बजाय अब 27 से 29% रहेगी, जबकि एक्सटर्नल साइड पर अब भी खतरात मौजूद हैं। हालांकि करंट अकाउंट खसारे में एक बड़ी कमी देखी गई है। जनवरी में करंट अकाउंट खसारा 24 करोड़ डॉलर रहा, जो कि मार्च 2021 के बाद कम तरीन सतह है, जबकि जुलाई से जनवरी तक के इस माली साल के 7 माह में करंट अकाउंट खसारा गुज़िश्ता साल से 67% कम होकर 3.8 अरब डॉलर्स पर आ गया है। मगर स्टेट बैंक के मुताबिक इसके बावजूद कर्जों की अदायगियां और मुल्क में फाइनेंशियल इनफ्लोज का ना होना ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर मुसलसल दबाव डाल रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम हैं और उनमें बेहतरी के लिए मुसलसल कोशिशें दरकार हैं। और इस सिलसिले में IMF के नए रिव्यू को मुकम्मल करने से मुस्तकबिल करीब के बैरूनी सेक्टर चैलेंजेस को कम करने में मदद मिलेगी। यानी खुद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट बैरूनी सेक्टर को लाहक खतरात की बात कर रही है और IMF प्रोग्राम की बहाली की सूरत में भी मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने की बात कर रही है। मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की रेटिंग्स तारीख की कम तरीन सतह यानी CAA3 करते हुए पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के खतरात की बात की है। IMF की किस्त मिलने और इसके साथ दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों से पैसे मिलने के बावजूद जून में इस प्रोग्राम के पूरा होने के बावजूद भी मुल्क को लाहक खतरात की मूडीज़ ने बात की है। मगर वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने आज ट्वीट किया है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये ना सिर्फ गलत है बल्कि हक़ाइक़ के मुनाफी भी है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं और 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में अब 1 अरब डॉलर ज़्यादा हैं। और ये इसके बावजूद है कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम अदायगियाँ वक्त पर की हैं। हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं और हमें तवक्को है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा अगले हफ्ते तक हो जाएगा और तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का ये दावा है कि डिफ़ॉल्ट की बात करना बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैलाना है, जबकि मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स मज़ीद डाउनग्रेड करके CAA3 कर दी हैं और डिफ़ॉल्ट के खतरे का बता दिया है। और ये पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन रेटिंग है, मगर इसके साथ ही पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया है। मूडीज़ के मुताबिक रेटिंग डाउनग्रेड की वजह पाकिस्तान के ज़र मुबादला की नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी फौरी दरामदाद और कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बचे हैं। मूडीज़ के मुताबिक हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए कुछ टैक्स इक़दाम किए हैं और IMF से किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान की फौरी ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी, मगर पाकिस्तान में कमज़ोर गवर्नेंस और बुलंद सोशल रिस्क इस बात में एक बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान तसलसल से ऐसे इक़दाम उठाए और पॉलिसीज़ अपनाए कि जिससे मुस्तकिल बुनियादों पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला ख़त्म हो जाए। मूडीज़ के मुताबिक IMF से अगली किस्त मिलने और इससे मुंसलिक मज़ीद फाइनेंसिंग मिलने से पाकिस्तान का फौरी डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हो जाएगा, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस नाजुक सूरत हाल में डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए दरकार फाइनेंसिंग वक्त पर ना मिलने का खतरा भी मौजूद है।
इसके अलावा जून 2023 में मौजूदा IMF प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान के पास अपनी बैरूनी अदायगियों की जरूरियात पूरी करने के लिए कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2023 तक अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए 11 अरब डॉलर दरकार हैं और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ इस साल की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात तो पूरी करता नजर आता है, मगर अगले माली साल की सूरत हाल नाजुक नजर आती है, क्योंकि जून के बाद शुरू होने वाले अगले माली साल के लिए पाकिस्तान को 35 से 36 अरब डॉलर दरकार होंगे, जिसमें से 25 से 26 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जे की अदायगियां और 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा शामिल है। मगर इन बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान के पास बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम के हवाले से गैर यकीनी है, क्योंकि यह वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो मुज़ाकरात में कितना वक्त लगेगा और क्या क्या शराइत पूरी करनी होंगी। और अगर जून 2023 के बाद पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में ना गया तो पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी इदारों और दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग का इंतजाम करना मुमकिन नज़र नहीं आता। ये वो ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को सामना है। इसलिए तारीख की कमतरीन सतह पर पाकिस्तान की रेटिंग्स कर दी गई हैं। वज़ीर ख़जाना एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा अगले हफ्ते हो जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने एक साथ 3 इकदाम कर दिए हैं। आज डॉलर एक साथ 19 रुपये बढ़कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 285 का हो गया है। शरह सूद 3% बढ़कर 20% हो गई है, जबकि हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिजली की कीमत पर 3 रुपये 39 पैसे का इजाफी सरचार्ज भी लगा दिया है, जिससे हुकूमत 335 अरब रुपए बिजली के सारिफीन से वसूल करेगी। यानी पहले हुकूमत इस माली साल में जून तक 126 अरब रुपए के सरचार्ज के लिए मानी थी, अब अगले माली साल तक 335 अरब रुपए सरचार्ज के जरिए रिकवर करने की IMF की डिमांड भी मान ली है। और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने इकदाम उठाने के बाद IMF को ईमेल के जरिए आगाह भी कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान की नज़रें IMF पर हैं तो दूसरी तरफ दोस्त अरब ममालिक की तरफ भी है, जहां से कोई मदद नहीं मिल रही है। मगर चीनी बैंक से 70 करोड़ डॉलर्स के डिपॉजिट ज़रूर मिले हैं। मजीद 1.2 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। और आज इस सूरत हाल में चीनी वज़ारत ख़ारिजा का अहम बयान सामने आया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के बयान के मुताबिक मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में मदद दें। तमाम पार्टीज पाकिस्तान के लिए मस्बत किरदार अदा करें। तरक्की पजीर मुल्कों के कर्ज का बड़ा हिस्सा मगरब और मल्टीलैटरल इदारों का है। तमाम पार्टीज पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में मस्बत किरदार अदा करें। चीन पाकिस्तान का अहम पार्टनर और ब्रदर मुल्क है। एक तरफ ये मुआशी सूरत हाल है, मुआशी अशारिये खतरनाक सतह को पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि रुपए की कदर में 62% से ज़ायद या डॉलर के मुकाबले में 110 रुपए की गिरावट की शक्ल में PDM ने 11 माह में रुपए को अमलन ज़िबा कर दिया है। इससे कर्जों में 14.3 खरब का इजाफा, महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह को जा पहुंची है। कौम हुकूमत की तब्दीली की साजिश की भारी कीमत अदा कर रही है, जिसके जरिए साबिक आर्मी चीफ ने मुजरिम कौम पर मुसल्लत किए थे। इमरान खान की इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि आपका हौसला है कि आप उन पर तनकीद कर रहे हैं जो आपकी लूट मार से पैदा की गई खराबी को दूर कर रहे हैं। आप उन पर तनकीद कर रहे हैं जो आपकी नाअहली और गलत तरजीहात की खराबी ठीक कर रहे हैं। आपने IMF के साथ जालिमाना डील की, इस खराबी को ठीक किया जा रहा है। आपने IMF से मुआहिदा तोड़कर मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला, अब बैठ जाओ। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक और ट्वीट में लिखा कि उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलें जिन्होंने 4 साल आपको बिठाया और 4 साल खिलाया। आप अदलिया में उनकी बाकियात के असर व सूख का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब ऐसा नहीं होने देंगे। मईशत का हाल देखिए और सियासी पॉइंट स्कोरिंग देखिए। और सोने पर सुहागा ये कि नून लीग को अभी समझ नहीं आ रही है कि उनकी पॉलिसीज़ ने मईशत को कितना नुकसान पहुंचाया है। 2 दिन पहले मरियम नवाज इसहाक डार को पेट्रोल पर 5 रुपये कम करने पर शाबाश दे रही थी। अब देखते हैं कि रुपया गिरने के बाद जब 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो वो उन्हें कितनी दाद देंगी। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान और द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब, पहले आपसे, ये क्या हुआ, इतना ज़्यादा रुपया गिरा है? क्या ऊपर से अहकामात थे जिसके नतीजे में इंटर बैंक में और फिर ओपन मार्केट में आज हमने ये ब्लड बाथ देखा है? नहीं, जो हुआ है बुरा ही हुआ है, अच्छा तो नहीं हुआ। लेकिन ये इत्तफाक की बात है, आपने ये मेरे ख्याल ख़बर पड़ी होगी, जियो भी टिकट चले हैं, बाकी मीडिया भी चले हैं कि आइए हमने हुकूमत से नया एक मुतालबा रख दिया है कि आप अपना डॉलर का रेट अफगान बॉर्डर डॉलर ट्रेड के साथ मुंसलिक कर दें। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर उससे भी करते हैं तो पाकिस्तान का जनाजा निकल जाएगा रुपए का, क्योंकि उनके पास तो डॉलर है ही नहीं। उन्होंने डॉलर अपने पूरे करने के लिए हर हालत में, ना उन पर इकनॉमिक सेक्शन है, ना उन पर अकाउंट उनके फ्रीज़ है, ना किसी के साथ सफारती तल्कात हैं।
उनको जो माना डॉलर की ज़रूरत होती है वो तो 20-30 रुपये ज़्यादा ऑफ़र करते हैं और ले लेते हैं। तो अगर हमारा रेट हमने उनको फॉलो करना है तो फिर पाकिस्तान का ले आपस है। तो ये बड़ी नेगेटिव खबर थी। मैं समझता हूँ हुकूमती सतह पे इसको जो है तरदीद आनी चाहिए और ये खबर अगर सही है तो उस पर भी बताना चाहिए, गलत है तब भी बताना चाहिए। इससे बड़ा पैनिक आया मार्केट में। तो वो तो हमने देखा कि जब 250 का हुआ तो वो 20 रुपये और बढ़ गया, फिर 260 270 का हुआ तो वो और बढ़ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये 285 का हुआ है तो वो 300 रुपये से ऊपर रुपया किस तरीके से गिरता ही रहेगा? बिल्कुल, ये तो उन्होंने आज तो 305 कर दिया है। उन्होंने करना क्या है, उन्होंने कर दिया है। वो 20 रुपये आगे चलते हैं हमसे। तो ये इसका तो कोई हल नहीं है। हुकूमत को जो है IMF से, अमेरिका से वाज़ेह तौर पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हुकूमत ने, और पाकिस्तानियों ने, हमारे 80,000 लोग शहीद हुए हैं और अभी हमें और कितनी कुर्बानियाँ चाहते हैं। हमारी मैशत इसमें ठप होकर रह गई है। मेरे साहब मुझे ये भी बताएगा कि ये जो खदशा है IMF को, जो कि इतलात आ रही थी कि अब अचानक 275 पर जाने के बाद जो रुपया रिकवर कर रहा था 260 पर आ गया था, ओपन मार्केट में भी नीचे आया था, कि हुकूमत दोबारा मैनेज कर रही थी। क्या वाकई दोबारा मैनेज हो रहा था जिसकी वजह से IMF को ने खदशात का इजहार किया और फिर आज उस शर्त को पूरा किया गया और रुपया इतना गिरा? नहीं, IMF के खदशे सारे बेबुनियाद हैं। ये गलत खदशा है। ये हुआ ये था कि स्टेट बैंक ने 28 फरवरी तक ये सर्कुलर निकाला था जिन एक्सपोर्टरों के बाहर डॉलर पड़े हैं, ड्यू हैं, वो ला नहीं रहे। हम 28 तारीख तक वेट करेंगे। उसके बाद अगर वो डॉलर उन्होंने सिलेंडर नहीं किए तो हम जो है लेके मुल्क में नहीं आए। तो हम जो दिन को उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीड फाइल हुई थी वो रेट लगाए, वो रेट सारा 180 और 190 का था। तो उसमें की वजह से बड़े पैमाने में डॉलर आए और आपने देखा 1 अरब डॉलर का इजाफा भी हुआ है। तो वो इतफाक़ है, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई और आज ये खबर भी चल गई कि IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि आप अफगान बॉर्डर के साथ ट्रेड करें। तो ये हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन हमारी इस मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। हुकूमत को जो है अब उन्होंने ये भी गारंटी भी मांग रही है, दोस्त ममालिक आपकी गारंटी देंगे तो फिर हम डॉलर देंगे। तो अब तो उनका तो शैतान की आंत की तरह नया हर मुतालबा बढ़ता जा रहा है, लिस्ट लंबी होती जा रही है। आपसे जो है किसी तरह भी खड़े होने। मेहताब साहब आप बताइएगा, आपसे कल भी बात हो रही थी और आपकी स्टोरी भी थी इस हवाले से कि वजारत ख़जाना में अब ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। वो तो एक साजिशी पहलू भी इस सारे के सारे मामले में देख रहे हैं। मुज़ाकरात जो तातुल हो गया था वो दोबारा शुरू हो रहे हैं। फिर सागर साहब दोबारा कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगले हफ्ते तक हो जाएगा। आज जो शराइत पूरी की गई है, शरह सूद 3% बढ़ा दी, रुपया एक ही दिन में डॉलर के मुकाबले में 18 रुपये गिर गया, फिर सरचार्ज वाली शर्त भी पूरी हो गई। आपको क्या कुछ मज़ीद नई शराइत हैं या वाकई अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो जाएगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट? देखिए, IMF की जितनी शराइत थी वो तो आलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक चीज़ जो है वो उसके अंदर रहती है और वो दोस्त ममालिक से जो कन्फर्मेशन है वो बाकी है। उसके अलावा तो हम सारी शराइत पूरी कर चुके हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे मसला ये है कि अगर आप पिछले 3-4 वीक्स से देखें, जब से पाकिस्तान और IMF की टॉक्स शुरू हुई तो हर दफ़ा ये कहा जाता रहा कि नेक्स्ट वीक जो है पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। और आज भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने फिर ये कहा है कि नेक्स्ट वीक जो है वो पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क है इस दफ़ा। देखिए, पहले ये होता था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले होता था, फिर प्रायर एक्शन होते थे। इस दफ़ा IMF ने पूरा मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया है। पहले प्रायर एक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात है। तो खदशा ये है कि ये कहीं लिंगर ऑन ना कर लें। अगर लिंगर ऑन कर लिए तो फिर जो है वो उस तरह के खदशात मौजूद हैं। उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट वीक तक पाकिस्तान ने चूँकि सारी शराइत पूरी कर ली हैं और आज दोबारा उनको ये चीज़ें बतानी थी, तो उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट वीक जो है वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद भी आपको पता है कि उसका टाइम फ्रेम है कम से कम 3 से 4 वीक्स का। IMF के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि लगेंगे उसको बोर्ड में लेकर जाने के लिए। तो ये डिलिंग टैक्टिक्स जो है वो IMF इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है सर, इसमें हमारी भी गलती है। हमारी गलती, पॉलिसी मेकर्स की गलती ये है कि हमने इकॉनमी को एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंचा दिया है जहां पे ड्राइविंग सीट के ऊपर IMF बैठा हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह आप ये भी देखें कि इन 7 माह के दौरान जो डॉलर लोन्स हमने लेने थे उसमें भी 50% की कमी हुई है। पिछले साल पहले 7 माह में कोई हमने $12.02 बिलियन के लोन्स और ग्रांट्स ली थी, जो कि इस साल पहले 7 माह में कम होकर $6.1 बिलियन तक आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि IMF की प्रोग्राम की रिवाइवल के अलावा हमारे पास शायद कोई रास्ता नहीं है।
ज़ाहिर है रास्ता तो हमारे पास वाकई कोई नहीं है, मगर चाइना की तरफ से तो फिर भी कुछ ना कुछ आया, मजीद $700 मिलियन आ गए, मजीद कह रहे हैं कि आएंगे। आज ज़रा रिजर्व्स की सूरत हाल भी पहले के मुकाबले में कुछ बेहतर आई है, जो रिजर्व्स की आई है। दोस्त ममालिक की तरफ से अभी भी हुकूमत को कोई कमिटमेंट नहीं मिली है। देखें, मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस टाइम मुश्किलात हैं, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की आपस की टेंशन है, इसकी वजह से भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। आप ये देखें ना कि उन्होंने IMF ने ये शर्त रखी कि आप चाइना से पहले कंफर्मेशन और रीफाइनेंसिंग लें, ये ना हो कि हम आपको लोन हम दें और वो रीपेमेंट आप चाइना को कर दें। तो इसी वजह से आप देखें कि चाइना से $700 मिलियन हम ले चुके हैं और अभी $1.3 बिलियन बाकी हैं, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि जल्द ही नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में पाकिस्तान को जो है वो मिल जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे ये टेंशन भी जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस है। अब बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ इशू ये है कि वो कह रहे हैं कि आप IMF के साथ एग्रीमेंट करें, IMF ये कह रहे हैं कि आप दोस्त ममालिक से पहले कंफर्मेशन ले। बुनियादी तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का मतलब ही ये है कि IMF रेस्क्यू करेगा। IMF हमारे जो है ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा है कि हम दोस्त ममालिक से जाके रिक्वेस्ट करें। IMF अगर जाते ही वो कंट्रीज है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का शिकार हो, अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का शिकार ना होते तो हम IMF के पास जाते क्यों? लेकिन बुनियादी तौर पर इस टाइम जो IMF की तरफ से भी एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है हुकूमत को, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है शायद ये भी एक वजह है, और जो रीजनल सूरत हाल है उसके तनाज़र में भी पाकिस्तान की इकानमी और इकनॉमिक टीम के लिए काफ़ी मुश्किल है कि वो IMF को इन सारी चीज़ों पे कन्विंस करे और साथ साथ अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी सेंसिटाइज करे, उनसे ये कहे कि एक मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तानी जो है वो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल जो डील करते रहे IMF के साथ, उनसे पूछेंगे कि वाकई IMF ने अचानक बहुत ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया है या गलतियाँ हमारी तरफ से हो रही हैं, और डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई ऑप्शन है कि हम यहाँ से अभी भी बच के निकल जाएँ लॉन्ग टर्म के लिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाता है। एक ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे। एक ही दिन में IMF की 3 शराइत पूरी कर दी गई हैं। रुपया बुरी तरह गिरा है, शरह सूद 3% बढ़ गई है। स्टेट बैंक ने साथ में ये भी बता दिया है कि 4 अप्रैल को एक और इजलास होगा। हालांकि हम आपको ब्रेक से पहले भी बता रहे थे कि 8 मार्च को हुकूमत को 1800 अरब रुपए जो टी बिल्स मेच्योर हो रहे हैं उसके अगेंस्ट कमर्शियल बैंक से लेने हैं। क्या असर होगा, क्या वो मिल पाएंगे, जब स्टेट बैंक ने खुद ने ये मैसेजिंग कर दी है। अब इतलात ये आ रही है कि हुकूमत ने IMF को कम्युनिकेट कर दिया है कि इन नकात पर अमल दरामद हो चुका है। अब वज़ीर ख़ज़ाना कहना है कि अगले हफ्ते तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, मगर वो पहले भी बार बार कहते रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त एक गिला है और जो कि बहुत ज़्यादा वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से कहा जा रहा है, और वो ये कि IMF एक तो गोल पोस्ट बार बार बदल रहा है, एक शर्त पूरी करते हैं दूसरी लगा देता है, रवैया इंतहा से ज़्यादा सख्त है, और ज़ाहिर है वो इसको एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर भी देख रहे हैं कि हमें हमारी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है और पाकिस्तान को बहुत कॉर्नर किया जा रहा है। आप भी इसी तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी अभी रिसेंटली डील किया IMF के साथ, कैसा ही हो रहा है? जी, एक तो देखें IMF की शराइत अगर कंडीशंस सख्त हों या नर्म हों, अगर इकनॉमिकली रैशनल हो तो वो बात समझ में आती है, लेकिन अगर इकनॉमिकली रैशनल नहीं हो एक बात, तो वो बात अजीब सी लगती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई भी एक बात पर बात कर ली हो हुकाम से और फिर आप एक हफ़्ते बाद जो है वो बात से आगे पीछे होते हैं, तो ये जो तीनों अखबारों में ये बात आई है, महताब हैदर साहब ने भी लिखी है, दीगर अखबारों में भी लिखी गई ये बात, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि IMF ने जो है वो अपनी पोजीशन चेंज की है पिछले हफ्ते। लेकिन बहरहाल वो जो 4 कंडीशंस थी कि रुपए को और जाने दीजिए आप, और इंटर बैंक के रेट को फ्री मार्केट के रेट से करीब ले आइए, वो भी हो गई है पूरी। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने आज, तो ये भी कंडीशन पूरी हो गई है। अब सिर्फ एक बिजली की चीज़ रह गई है, वो भी बढ़ा देंगे, लेकिन जो असल जो मुश्किल है वो ये है कि IMF आपसे एक्सटर्नल फंडिंग पूरे करने की कह रहा है कि वो आप फॉरेन कंट्रीज़ को, जो हमारे बस में ज़ाहिर नहीं है कि सऊदी अरब और इन वगैरह ममालिक से आप कंफर्म करवाइए कि वो आपको इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में या लोन्स देंगे, और वो एक बड़ी मुश्किल कंडीशन है। और उसमें ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो IMF जो मैं कह रहा था कि बात सही नहीं कर रहा, कि जहां हमको 8.5 बिलियन का वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, होगा नहीं 5.5 बिलियन से ज़्यादा, तो वो थोड़ी ज़्यादती कर रहे हैं IMF। वैसे तो फिर इस सारे के सारे सिनेरियो में जो दोस्त ममालिक हैं उससे फंडिंग की कमिटमेंट तो आपने अपने ज़माने में ले ली थी जी। अब चीन की तरफ से तो आ गए $700 मिलियन, एक और कह रहे हैं कि $1.2 अरब आ जाएंगे, मगर दोस्त ममालिक की तरफ से एक तो कहा गया था कि जी सऊदी अरब भी स्टडी कर रहा है, उन पैसों का कुछ पता नहीं है, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये क्या हुआ है? क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री मैसेजिंग कर रही है उसमें उसको भी
भी एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर आर्म ट्विस्टिंग से जोड़ी है कि जी सारा का सारा इसी पैराए में हो रहा है। ये क्या हो, दोस्त ममालिक क्यों नहीं दे रहे हैं? बस देखिए, दोस्त ममालिक जो है ना वो भी थोड़े से हमसे वो हो गए, बदजन हो गए कि पाकिस्तान जो कहता है वो नहीं करता है। ये तीसरी मरतबा हुआ है, 3 मरतबा हो चुका है अब पिछले 1.5 साल के अंदर। अब चाहे वो PTI की हुकूमत ने किया हो, शौकत तरीन साहब ने किया हो, मैंने किया हो, डार साहब ने किया हो, लेकिन उनके लिए तो एक पाकिस्तान है। IMF के लिए जैसे हम IMF कहते हैं या सऊदी अरब कहते हैं, हम ये तो नहीं देखते कि वज़ीर कौन है वहाँ पे या IMF का मिशन चीफ कौन है, तो वो भी नहीं देखते। तो एक तो ये चीज़ है कि हम 2-3 मरतबा अपने माहिदे करे हुए माहिदों से मुकर गए, एक चीज़। दूसरा, दोस्त ममालिक जो है ना उसका हमको जो ज़्यादा फ़ायदा होता है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि आप सऊदी अरब से कहते हैं कि यार आप भी IMF से बात करें, उनको समझाएं, आप अमेरिका से कहते हैं, दीगर ममालिक से कहते हैं। अब वो भी मेरे ख्याल से IMF से बातचीत होती है, ट्रायंगुलेशन होती है, लेकिन वो अभी चाह रहे हैं कि हम IMF से एग्रीमेंट कर लें, और मैं समझता हूँ कि अगर एग्रीमेंट कर लेंगे तो फिर वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन आपने जब क्योंकि इतना रिस्क बढ़ा दिया है हमारा डिफ़ॉल्ट का कि वो अब थोड़ा सा पीछे हट गए। अच्छा, तो अगर डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ गया है तो जो मूडीज़ तो अब ये कह रहा है कि जी अगर आपका IMF से मुआहदा हो भी गया तो जून तक के लिए तो ठीक है, समझ में आता है कि शायद पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट का खतरा मौजूद है। वो कहते हैं एक और IMF के प्रोग्राम में अगर पाकिस्तान जाता भी है तो ये नहीं पता कि कितने दिन में मामला तय पाएंगे, किन शराइत पर तय पाएंगे, पाकिस्तान का इरादा भी है जाने का या नहीं है। तो हम फिर खतरे से निकल तो नहीं रहे हैं अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाए और हम प्रोग्राम में चले जाएं। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, अगले इस IMF के प्रोग्राम के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हम दूसरे IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले साल भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन जो कंडीशन वो बता रहे हैं कि $20 बिलियन का हमको हर साल पैसे वापस करने हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा है जो $20 बिलियन वापस करने हैं। इसके अलावा आपका जो 31-32 हज़ार अरब रुपए का यहाँ पे कर्ज़ है, इसके ऊपर आपको 4,000 अरब रुपए का इंटरेस्ट देना है। ये एक बहुत बड़े बड़े बोझ हैं हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर जो अब हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमको रादर देन के मोदी की बात को हम कहेंगे यार मोदी ये क्यों कह रहा है, हमको ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ लेकर आ गए हैं इस मुल्क को और हमको क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं ताकि हम डिफ़ॉल्ट अवॉइड कर लें। अगर ये कहना कि हम डिफ़ॉल्ट की बात ना करें गलत बात है, इस वक्त बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया कर रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम डिफ़ॉल्ट अवॉइड कर सकें? ऑफ कोर्स, लेकिन हमको जो चीज़ें करनी है वो करें फिर। जैसे तो ये जो किया है ये इनफ है आपके ख्याल में? से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा? आपको भी मुश्किल लग रहा है कि वजारत खजाना तो बार-बार करिए अगले हफ्ते हो जाएगा, वो होता नहीं है। वो देखें, जो ये कर सकते थे वो इन्होंने कर लिया है। आज आपको रुपया भी स्टेट बैंक ने छोड़ दिया है, स्टेट बैंक को ये जवाब देना होगा कि फिर आपने ये क्यों वापस किया, बार बार आप ये क्यों कर रहे हैं? पहले आपने 230 पे रखा, फिर 260-70 पे गया, फिर आप 260 पे लेके आए, ये क्या खिलवाड़े कर रहे हैं आप? खिलवाड़ था या वाकई कुछ इन्फ्लोज आया इसकी वजह से आपके ख्याल में फिर मैनेज करने की कोशिश की गई? कुछ ना कुछ तो किया गया है ना। मतलब ये अचानक एक दिन में 17-18 रुपए क्यों चेंज हो रहा है, एक दिन में 30 रुपए क्यों चेंज हो रहा है? आपको जब पता है कि आप डिमांड को मैनेज कर रहे हैं, आप कुछ एलसियाँ रुकवा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये डिमांड पूरी नहीं है तो रुपया जो है वो उसको जाने देना चाहिए। आपने आज तो कुछ ना कुछ तो चेंज आया नहीं पॉलिसी रिजीम के अंदर, नहीं तो कल और आज में क्या फ़र्क है? आप 8 दिन से नीचे पैसे जा रहा है, आज अचानक बढ़ गया, तो क्या पॉलिसी रिजीम में चेंज आया है? क्या कल आप इंतज़ार कर रहे थे कि डॉलर जो है पेट्रोल सस्ता हो जाए, क्या हो जाए? आज आपने जो अब आपने जो नया डॉलर किया है, 1.8 अरब रुपए का फ़ी कंसाइनमेंट नुकसान हो रहा है पेट्रोल कंपनीज़ को पेट्रोल लाने पे क्योंकि जिस रेट पे अब आपको बेचना पड़ रहा है। ये बड़े मसाइल आपने पैदा किए हैं। तो एक तो स्टेट बैंक ने ये किया, लेकिन अब आपने ये चीज़ें जो आपके बस में थी कर ली। अब आप जाएंगे सऊदी अरब से बात करेंगे, कतर वगैरह से बात करेंगे, और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वी आर सीरियस अबाउट दिस, कि हम जाके अपनी मर्ज़ी के रेट नहीं चूज़ कर रहे, कि हमने ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा हुआ है और हम इस पर रहेंगे अब। जैसे मगर ये जो स्टेट बैंक ने आज 3% शरह सूद बढ़ाई, साथ में लिख दिया कि एक तो महंगाई आगे ज़्यादा रहेगी और 4 अप्रैल को वो दोबारा एक मीटिंग कन्वीन करेंगे। 8 मार्च को 1800 अरब रुपए मार्केट से उठाने हैं हुकूमत ने। अभी आज डिस्काउंट रेट बढ़ाया है स्टेट बैंक ने, मगर 22 फरवरी को ही कमर्शियल बैंक्स ने 20% तक रेट चार्ज करना शुरू कर दिया था, काइबोर भी एडजस्ट कर गया था। तो ये जो मैसेजिंग की है उसके बाद 8 मार्च को पैसे 1800 अरब रुपए मिल जाएंगे हुकूमत को आसानी से? किसी ना किसी रेट पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे पैसे, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि चढ़ा हुआ रेट हो, लेकिन हुकूमत फिर जो है वो बैंकों से भी बात करेगी। बैंक्स भी समझते हैं कि ये बैंकों का भी मुल्क है ये पाकिस्तान, हुकूमत के अपने बैंक्स भी हैं, तो पैसे तो हुकूमत कर लेगी। स्टेट बैंक को ज़रूरी नहीं था कि ये लिखता कि 4 अप्रैल को है, और अब मेरे ख्याल से 3% बढ़ा दिया। अब तो ये अगर आप उसमें देखें कोर इन्फ्लेशन को देखें तो फ्यूचर को पॉजिटिव कर दिया। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी है, मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ज़्यादा करना चाहिए या इतना भी करना चाहिए था शायद। तो और आपको लग रहा है दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे अगर एक दफ़ा IMF बहाल होता है? दोस्त ममालिक तो उस वक्त भी पैसे देने के लिए तैयार थे ना। हमारे लिए $1 बिलियन बहुत बड़ी बात है, उन ममालिक के लिए $1 बिलियन बड़ी बात नहीं। उनके तो कमर्शियल बैंक्स ने नहीं रोल ओवर किया, हालांकि अच्छा रेट था। आप देखें ना, फिर भी चाइना ने आपको $700 मिलियन दिए ना इस हालत के अंदर, लेकिन आप कम से कम वैसा तो बने कि करने वाले हों।
जब आप आके अपनी मर्जी के बोलेंगे कि मैं ये रेट कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट रेट ये कर दूंगा, मैं डॉलर का रेट ये कर दूंगा, तो लोग बोलेंगे ये क्या, ये तो जा रहे हैं बैंकरप्सी की तरफ। जब आपको इनको दुनिया को ये लगना चाहिए कि वी आर सीरियस अबाउट दिस। अगर आप सीरियस हैं तो फिर दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार है। नोबडी वांट्स पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टू बी इन डिफिकल्टी। फ्रेंड्स तो नहीं चाहते, दुश्मन भी नहीं चाहते, लेकिन आप थोड़ा सा तो अपनी वो वैसे ये तो मार्केट में खबरें हैं कि जी आईएमएफ ने कहा कि जो अफगान रेट है आप उससे करें, और वो क्योंकि इतना ऊपर था। अब मुझे बताइए, अफगान रेट का मसला है, ब्लैक मार्केट का रेट उस वक्त तक रहेगा जब तक आप दरामदाद पर पाबंदी लगा के रखेंगे। दरामदाद को अगर खोलेंगे तभी ये रेट खत्म होगा, क्योंकि दरामदाद पर पाबंदी होगी तो ब्लैक मार्केट रहेगी, वहीं से लोग जाके डॉलर लेंगे और दरामद करेंगे। देखें, इस वक्त जो अमूमन 1-1.5 रुपए का फ़र्क रहता है, जो 10-12 रुपए का फ़र्क हो गया या ज़्यादा हो गया था फ़र्क, उसके अंदर एक तो ये था कि आपने न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन उसकी भी वजह ये थी कि आपके पास डॉलर्स ही नहीं थे। तो अगर आप इस वक्त सारी चीज़ें इंपोर्ट खोल दें और इस वक्त अगर आप गाड़ियाँ आने दें और ये चीज़ें आने दें और वो चीज़ें आने दें, तो फिर डॉलर ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का पोरस बॉर्डर है, तो जो चीज़ आप यहाँ पे रोकते हैं वो कुछ ना कुछ अफगानिस्तान से आ जाती है। लेकिन जो दूसरी ज़्यादा बड़ी डिमांड है वो अफगानिस्तान की नहीं है, वो जो बड़ी डिमांड है वो पाकिस्तानी कैपिटल फ़्लाइट हो रही है कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर ख़रीद के अपने आप को सेफ़ समझता है। और जब इसको ये लगेगा कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का रिस्क एकदम मिनिमल हो गया है, तो वो इंशाअल्लाह ताला डॉलर वापस आ जाएगा। लेकिन इस वक्त आपने वो एक अपने इक़दामात की वजह से ये डिमांड क्रिएट कर दी। जैसे मगर ये डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम हो जाए, ये सरमायाकारों को भी पाकिस्तानियों को भी कैसे समझ में आएगा? क्योंकि 10 अरब डॉलर से तक हमारे रिजर्व जाएं, जिसके लिए कम से कम लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो, वो तो बड़ा मुश्किल है। 10 अरब डॉलर तक कैसे जाएंगे हमारे रिजर्व? देखिए, अब तो हम एक उसमें फंस गए हैं, एक भंवर में फंस गए हैं। पहले आपको IMF का ये वाला प्रोग्राम ख़त्म करना होगा, आहिस्ते आहिस्ते वो बिल्ड करना होगा, सही स्टेटमेंट्स देने होंगे, कोई अजीब सी बात नहीं करनी होगी। और जब आप सही स्टेटमेंट्स देके सही पॉलिसी लोगों को लग रही होगी कि सही तरफ जा रहे हैं, फिर जब आप दूसरा IMF का एग्रीमेंट भी कर लेंगे, अगर मिसाल के तौर पे बाय लेस देन मिडल ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट नियर द एंड ऑफ दिस ईयर, उसके बाद लोगों को लगेगा कि यार ये पाकिस्तान जो है ये ठीक है, अब एक डगर पे आ गया है, वो चलता रहेगा, तो फिर लोगों को खुद ब खुद रिस्क कम हो जाएगा। जब रिस्क कम हो जाएगा और डॉलर आ जाएगा तो वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। वैसे मगर जून में अगर हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो हमें निगोशिएट करना उससे पहले शुरू कर देना चाहिए, उसके फ़ौरन बात करना, क्योंकि फिर इलेक्शन साइकिल में पाकिस्तान जा रहा होगा। जब इलेक्शन साइकिल में जा रहा होगा तो हमने देखा है कि फिर पाकिस्तान के साथ होता क्या है, जैसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, अभी पाकिस्तान भुगत रहा है। सियासतदानों को देखें तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान के कोई मुआशी मसाइल है, लगता है कि बहुत खुशहाल मुल्क है जिसमें सियासतदान अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? देखिए, जून में ये प्रोग्राम जब भी ख़त्म होता है, जून जुलाई में, और उसके बाद फिर आपकी अगस्त में हुकूमत ख़त्म होती है, तो मैं समझता हूँ कि केयर टेकर हुकूमत जो है उसको निगोशिएट शुरू कर देना चाहिए। और जब इलेक्टेड हुकूमत आ जाती है अक्टूबर में, तो उसके बाद फिर वो आके साइन करेगा। IMF प्रॉबली केयर टेकर, शॉर्ट टर्म केयर टेकर से वो साइन नहीं करता। निगोशिएट करेगा? निगोशिएट तो कर सकते हैं। मतलब अब मैं सच्ची बात बताऊं, इतना कोई लंबा चौड़ा बहस नहीं होती। हमको सबको पता है कि क्या करना है। आपने अब क्योंकि आपके इतना ज़्यादा आपका डेफिसिट बढ़ गया है, तो आपको हर साल पॉजिटिव आपको वो रखना है, आपको पॉजिटिव रखनी है कैश फ्लोज, आपने प्राइमरी डेफिसिट्स आपको पॉजिटिव करनी है, आपको टैक्सेशन बढ़ानी है। आपको, मैं समझता हूँ कि स्ट्रक्चर चेंजेस करे बगैर हम जब तक कि NFC को रिविजिट नहीं करेंगे, जब तक कि हम फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात कम नहीं करेंगे, हम अगले सालों में करंट एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं करेंगे, हम अगले सालों में PSDP को सिर्फ बड़े लार्ज इंटरप्रोवेंशियल सब उस पर नहीं डालेंगे, पाकिस्तान फाइनेंशियली वायबल और ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकेगा। हमको अब वो चीज़ें जो हम अवॉइड करते जा रहे हैं वो करना ज़रूर। लेकिन दुकानदार जो हैं पाकिस्तान में, अगर 22 लाख दुकानें और सिर्फ 30,000 दुकानें इनकम टैक्स देती हैं, तो ये ज़्यादती है उनके ऊपर टैक्स ना लगाना। अगर आप नौकरी पेशा लोगों से 35% तक टैक्स लेते हैं तो ले दुकानदारों से टैक्स। अगर आप हर जगह पे सियासत को मुकद्दम समझेंगे तो फिर आप यही हाल होगा जो हो चुका है। और आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, आपने तकरीबन 4,000 अरब रुपए टारगेट किए थे इंटरेस्ट पेमेंट्स में, वो तकरीबन 5,500 अरब रुपए होंगे। शरह सूद हम और बढ़ाने जा रहे हैं, यह खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मसला यह है कि अब एक तरफ से स्टेट बैंक शरह सूद बढ़ा रही है, दूसरी तरफ OMOs के ज़रिए पैसे इंजेक्ट कर रही है। तो ये पाकिस्तान में कोई चीज़ ठीक है? ये इंटरेस्ट रेट से उल्टा के कोई अचीव कर पाएंगे हम, जो IMF की डिमांड के तहत हमने बढ़ा दिया? देखिए, ये एक IMF की मंतक थी, इस पे बहस हो सकती है। देयर आर सम इकोनॉमिक रीजंस व्हाई दे शुड बी डूइंग इट, कि IMF जो है वो स्टेट बैंक जो है वो डायरेक्ट फंड ना करे हुकूमत को, जो डायरेक्ट मनी सप्लाई होती है। तो उन्होंने कहा पैसे बैंकों से लेके आओ। अब बैंकों के पास पैसे ही नहीं है, जो हुकूमत की एपेटाइट है वो तो इनसेशिएबल एपेटाइट है, ख़त्म ही नहीं हो रही। तो आप बैंकों को पहले आप कर्ज देते हैं, लंबी OMOs करते हैं या छोटी OMOs करते हैं, और उसके बाद वो बैंक 1-8% रख के फिर हमको पैसे देते हैं। तो मॉनेटरी टाइटनिंग कैसे होगी? तो टाइटनिंग तो नहीं हो रही है आप, और उसके बाद फिर ये इन्फ्लेशन आ रहा है। लेकिन अब आपको कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अखराजात कम करने पड़ेंगे, आपको
कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ी सी ये चीज़ें समझता हूँ और अब तो थोड़ी मेरे ख्याल से दुनिया भी समझती है कि मिफ्ता कुछ बातें समझदारी की कर रहा था। दुनिया में नून लीग वाले भी आते हैं, मगर नून लीग को तो शायद आती है, शरीफ खानदान आता है। सर मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, सब दुनिया में हम सब रहते हैं। जो बात यह है कि कुछ हुकूमत पाकिस्तान के ऐसे स्ट्रक्चरल फैसले हैं कि जिसकी वजह से आप डेफिसिट कंट्रोल ही नहीं कर सकते। 20,000 अरब रुपया अगर हम जमा कर लेना टैक्स, फिर भी हमारा बजट डेफिसिट पूरा नहीं होगा, एंड दैट इज़ 25% ऑफ GDP। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जितने तो टैक्स नहीं जमा कर सकते ना, हमको कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ नून की ये हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ना किसी एक सूबे की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं मिनहासुल तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। 70 साल में, जितने भी 75 साल में हुकूमत है, कोई काम नहीं कर पाते हम। आधे बच्चे हमारे स्कूल में नहीं है। हम 20 साल से सर्कुलर डेट है, हर साल बढ़ता जा रहा है। हर हुकूमत आपको आके कहती है मैं सर्कुलर डेट कम करूँगी, नहीं हो सकता। मैं अब 2007-2008 से हम एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 15 साल हो गए, उस बैंक को हम प्राइवेटाइज नहीं कर सके। 1.5 बिलियन रुपए का बैंक है सिर्फ। वो बैंक हर साल नुकसान करता है, हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। 15 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर लंबी चीन ने पाइपलाइनें बना ली हैं गैस की। 15 साल में दुबई जो है उसने आधा शहर बना लिया। हमसे कुछ भी नहीं होता। ये हुकूमत तो इनइफेक्टिव है। सो अनलेस एंड अनटिल वी चेंज, और जिसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वी चेंज वी आर नोवेयर। सब तो एज ऑफ नाउ आप कम से कम देख रहे हैं कि काफ़ी इकदाम कर दिए हैं और IMF से स्टाफ लेवल भी हो जाएगा अब, और डिफ़ॉल्ट का खतरा भी टल जाएगा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि IMF से देखिए फॉरेन डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। डिफ़ॉल्ट की जो परसेंटेज है इस वक्त वो इतनी कम नहीं होगी, लेकिन IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते तक हो जाएगा। और क्योंकि हमने जितने भी इक़दाम लेने थे ले चुके हैं, अब थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिकल वो भी करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे या किसी और लेवल पे। हमको दूसरे दोस्त ममालिक से भी बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी IMF से भी बात करनी पड़ेगी। आपको पता है पिछली मरतबा भी IMF ने था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट बात की है। सो थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी हो चुका है IMF का, तो वो भी ख़त्म करने के लिए दूसरे ममालिक के साथ भी अगर PM साहब खुद बात कर लें तो इंशाअल्लाह ताला IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप तो लें, फिर इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मिस्टर इसमाइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ पहले गिरफ्तारियां देने के लिए बेताब हुई, फिर जब अपनी ख्वाहिश पर गिरफ्तारियां हो गई तो उनकी बाजियाबी के लिए बेताब हो गई, और फिर अदालत के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और मजाक भी उड़ा। इसी तरह तहरीक इंसाफ कई महीनों तक कौमी असम्बली से अपने इस्तीफे मंजूर कराने के लिए बेताब रही और ये भी कहती रही कि हमारे इस्तीफे तो साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पहले ही मंजूर कर चुके हैं। इमरान खान ने 8 सीटों पर बाई इलेक्शन भी लड़ दिया और तहरीक इंसाफ ने उसे भी अपना मास्टर स्ट्रोक करार दिया और कहा कि ना तो इस पार्लियामेंट को मानते हैं और ना ही इसमें जाएंगे। फिर जब मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकी अरकान के भी इस्तीफे मंजूर कर लिए तो PTI अपने इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ अदालत पहुंच गई और कौमी असम्बली में वापसी के लिए बेताब हो गई, जिस पर आज अदालत ने सरजनिश कर दी है। आज पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 20 अरकान कौमी असम्बली की अपने इस्तीफों के मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस एजाज अनवर ने इस हवाले से समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के इक़दाम को चैलेंज किया है। जस्टिस इब्राहिम खान ने सवाल किया कि आपके अरकान ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हमारे अरकान ने रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क दिए कि अब आप असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि इनको ये बच्चों का खेल लगता है, ये पहले कहते थे कि इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ, जुलूस लेकर स्पीकर के पास जाते थे, अब ये कहते हैं कि हम असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सवाल उठाया कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, तो PTI के वकील ने जवाब दिया कि इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं। PTI के वकील ने मजीद इस्तदा की कि 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, अदालत ज़िमनी इलेक्शन को रोक दे। तमाम हाई कोर्ट्स ने भी ज़िमनी इलेक्शन रोक दिए हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि मुझे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज तैनात किया गया है, इस केस को कोई और बेंच सुनेगा। PTI के वकील ने इस्तदा की कि यह केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो अदालत ने कहा कि कल इस केस को कोई और बेंच सुनेगा। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी MNAs को उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, जबकि सिंध हाई कोर्ट से फैसला आना बाकी है। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की सरजनिश हुई है। देखिए तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए कितनी बेताब होती है। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं और खड़े होकर तमाम PTI के अरकान ने असम्बली में खड़े होकर इस्तीफ़े दिए हैं, तहरीरी इस्तीफ़े स्पीकर के पास पहुंच गए हैं और अब असम्बली का जो स्टाफ है उन्हें चाहिए फौरी तौर के ऊपर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन में भेजें। हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ कि हमें
वो वक्त दें ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें। आपके पास 123 इस्तीफे पड़े हुए हैं, वो कबूल करें, खत्म करें, इलेक्शन करवाएं। चलिए नहीं, पीटीआई को अपनी जेल भरो तहरीक के दौरान भी कुछ ऐसी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जेल भरो तहरीक के पहले दिन तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं ने लाहौर से गिरफ्तारियां दे दी, खुद जाकर प्रिजन मैन में बैठ गए। लेकिन जब गिरफ्तारियां मुकम्मल हो गई तो तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। 24 फरवरी की समाअत में जस्टिस शहराम सरवर ने पीटीआई के वकील से मुकालमा किया कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं, आप तो खुद कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया है तो क्या जल्दी है। शामी कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने अदालत से कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया लेकिन मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे अपने वालिद से मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो जस्टिस शहराम ने उनसे कहा कि जहां दफ़ा 144 है वहां चले जाएं, आपको पकड़ कर ले जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जज साहब के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह भी लगे। तमाम ज़ैन कुरैशी ने जवाब दिया कि हम पकड़े गए तो फिर रिहाई के लिए पटिशन दायर करेंगे। तो जस्टिस शहराम ने उनसे कहा कि ऐसे तो आप अदालतों के काम में इजाफा ही करेंगे। मुअज़्ज़िज़ जज ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि ये तो खुद गिरफ्तार होने गए थे, कोई नहीं पकड़ रहा था तो खुद गाड़ी में जाकर बैठ गए, क्या ऐसा ही है। तो पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि जी हाँ, तो अदालत में फिर कह के लग गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।